हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं आज। इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक। नाम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, जिसका एक और नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये क्या होता है? आप एग्रीगेशन ऑफ इनकम या क्लबिंग ऑफ इनकम, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। मैं अक्सर तुम्हें बताता हूं इनकम टैक्स की क्लास में कि इनकम टैक्स एकदम सिंपल होता अगर लोग उसे चोरी करने का कोशिश नहीं। अगर तुम ईमानदार होते, अगर इंडिया की जनता ईमानदार होती, तो इनकम टैक्स लॉ से आसान सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ईमानदारी की कमी है। ईमानदार तो है वैसे, प्रोविजंस को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर एग्जेम्पशन क्लेम करने वाले लोग बहुत हैं। टैक्स नहीं भरना है उन्हें, टैक्स भरने से तकलीफ होता है, ऐसे लोग बहुत से हैं इंडिया में। बहुत लोग ईमानदारी से भर भी रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो टैक्स देने में उन्हें प्रॉब्लम है। उन लोगों के चक्कर में ही ये इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता गया। तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, वरना तुम सोचो ना, अगर ये लोग ईमानदार होते तो गवर्नमेंट क्या करता? सिंपली बोलता जिसका जितना इनकम है उस इनकम के ऊपर मुझे इतना इतना परसेंट टैक्स दे दो, बात खत्म। इनकम टैक्स वहीं का वहीं खत्म, सारा लॉ रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन लोग ऐसा नहीं करेंगे ना। लोग हर बार एक नया चीज लेकर आ जाएंगे, नए नए तरीके से मनी को डाइवर्ट करेंगे, जिससे कि उन्हें टैक्स देना ना पड़े। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ये चैप्टर क्यों आया, क्लबिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्लबिंग होता क्या है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम होता क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब सोच कर देखना, ध्यान देना। एट प्रेजेंट, एज पर न्यू लॉज, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने। आगे और भी कर देगा, पहले कम था। मान लेते हैं 12 लाख तक का इनकम टैक्स छूट है, 12 लाख के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। अब हुआ क्या? सरकार 12 लाख रुपए तक का छूट देता है और बोलता है 12 लाख से ऊपर अगर तुम कमा रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। मैं बोला अच्छी बात है, चलो कम बढ़ेगा तो टैक्स भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सैलरी इनकम था, एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ। कितना था सैलरी? 11 लाख रुपए सैलरी था। तो मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि लिमिट कितना है? 12 लाख से ऊपर अगर होगा तो टैक्स दोगे, 12 से नीचे में एग्जेम्प्टेड है, फ्री है, तो मुझे नहीं देना पड़ा इनकम टैक्स। ये अभी का बात बता। अच्छा, इसके अलावा मुझे रेंट मिल रहा था। सैलरी 11 लाख था, मेरा रेंटल इनकम आ रहा था 5 लाख रुपए। टोटल इनकम कितना हो जाता? 16 लाख। अब तो टैक्स देना पड़ जाता। मुझे खराब लगा, मुझे लगा कि अरे टैक्स देना, तुम्हें भी लगेगा। 11 लाख इनकम था तो टैक्स देना नहीं पड़ रहा था, 16 लाख हो गया, टैक्स देना पड़ रहा है। तुम क्या किए या मैं क्या किया? ऐसा हुआ नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं क्या किया, ये जो रेंट आ रहा था, ये हम घर जो दुकान मेरे से भाड़े में लिया था, वो मुझे हर महीने, मेरे घर के नीचे बाहर में एक बड़ा सा दुकान था जिसे मैं भाड़े में लगाया था, और वो मुझे 5 लाख रुपए साल का भाड़ा दे देता था। तो मैं उसे बोला एक काम कर भाई, ये 5 लाख रुपए तू मुझे देता है, मेरे अकाउंट में पैसा आता है, मेरा सैलरी 11 लाख आता है, टोटल 16 लाख हो जाता है, मुझे टैक्स देना पड़ जाता है। तो एक काम कर, ये जो 5 लाख है इसको मेरी वाइफ के अकाउंट में दे दे। तो वो दुकान मालिक हाँ बोला, मुझे क्या दिक्कत है, आप अपने अकाउंट में लो या अपने वाइफ के अकाउंट में लो, अपने पापा के अकाउंट में लो, मम्मी के अकाउंट में लो, किसी के भी अकाउंट में लो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो 5 लाख देने हैं भाई, मैं अपने दे दूंगा। हाँ, मैं कैश में नहीं दूंगा, कैश वाला काम मैं नहीं करता, ये 2 नंबरी काम। मैं अकाउंट में दूंगा, जौन सा अकाउंट में लेना है ले लो। तो मैं बोला अच्छी बात है, वाइफ के अकाउंट में ले लो 5 लाख रुपए। अब क्या हुआ, मेरा इनकम कितना अब मेरा इनकम हो गया 11 लाख, और मेरी वाइफ का इनकम कितना हुआ? 5 लाख। अच्छा, मेरी वाइफ को क्या टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, मेरी वाइफ का पहले कोई इनकम नहीं था, वो हाउस वाइफ थी, मान लेते हैं।
अगर वो हाउस वाइफ थी, उसका कोई इनकम नहीं था, तो अब उसका इनकम कितना हो गया? 5 लाख। लिमिट उसके लिए भी 12 लाख का है, तो उसे टैक्स देना नहीं पड़ा। मैं भी लिमिट से बच गया, हम दोनों मिलके टैक्स का चोरी कर दिए। हम दोनों मिलकर टैक्स का तुम बोलोगे सर ये तो लीगल है ना, क्या दिक्कत है इसमें? ये चोरी थोड़ी ना हुआ, ये तो टैक्स प्लानिंग है। इसे चोरी बोलते हैं, इसे टैक्स प्लानिंग नहीं बोलते। दिस इज टैक्स का चोरी, दिस इज नॉट टैक्स का प्लानिंग। तो गवर्नमेंट क्या किया, यहां पर एक नया रूल ले। प्रॉपर्टी किसके नाम पर था? प्रॉपर्टी किसका था? क्या वो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ का था? नहीं, वो प्रॉपर्टी मेरा था। तो उस प्रॉपर्टी पर जो रेंटल इनकम आएगा वो किसके नाम पर टैक्सेबल होना चाहिए? मेरे नाम पर टैक्सेबल होना चाहिए। सैलरी कौन कमा रहा है, मेहनत कौन कर रहा है कंपनी में, जॉब किसका लगा है? मेरा लगा है। 11 लाख किसके नाम से आ रहा है? मेरे नाम से आ रहा है, मुझे मिल रहा है, मेरे मेहनत के पैसे हैं वो, तो मेरे नाम से टैक्सेबल होना चाहिए ना, मेरे इनकम में आना चाहिए। तो 11 लाख भी मेरे नाम से होना चाहिए, 5 भी मेरे नाम से होना चाहिए, टोटल 16 लाख मेरे नाम से होना चाहिए। टैक्स बचाने के चक्कर में मैं 5 लाख को अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। इससे गवर्नमेंट बोला ये टैक्स का चोरी है। यहां पर गवर्नमेंट क्या बोला, ठीक है तुम करो, हम मना नहीं करते, तुम्हें वाइफ के अकाउंट में 5 लाख लेना है लो, लेकिन हम जब टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तब हम इस 5 लाख को तुम्हारे साथ ही जोड़ देंगे। मतलब हम मानकर चलेंगे तुम्हारा इनकम 11 + 5 कितना है? 16, और वाइफ जी का इनकम कितना है? 0। टोटल इनकम कितना हो गया? 16। फॉर टैक्स पर्पज तुम लेना चाहते हो 5 लाख, वाइफ के अकाउंट पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के अकाउंट पर लेना चाहते हो ले लो, पापा के अकाउंट पर लेना है वहां भी ले लो, जहां जहां लेना चाहते हो तुम ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम टैक्स तो उसी के नाम पर लगाएंगे जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होगा। जो बिल्डिंग तुम भाड़े पर लगाए हो, वो भाड़े वाला बिल्डिंग जिसके नाम पर होगा, जो उसका ओनर होगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो ओनर मैं था, तो मेरे नाम पर ये 5 लाख चढ़ जाएगा। फॉर टैक्स पर्पज मेरा इनकम कितना हो गया? 16। इसी को बोलते हैं क्लबिंग और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। अभी तक हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े कि मेरा इनकम सैलरी में कितना होगा, हाउस प्रॉपर्टी में कितना होगा, कैपिटल गेन में कितना होगा, बिजनेस प्रोफेशन में कितना होगा, अदर सोर्सेस में कितना होगा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज है क्लबिंग और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। यहां पर क्या होता है, किसी और का इनकम पर भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि रियल में वो इनकम तुम्हारा ही है, तुम जानबूझकर किसी के नाम पर ट्रांसफर किए हो। और फिर एक महापुरुष आया और मुझे ज्ञान दिया। इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद एक महापुरुष आकर मुझे ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? एक काम कर भाई, तू प्रॉपर्टी की भी उसके नाम पर कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं बोला अरे ये तो मस्त आइडिया। एक काम करते हैं ना, अगर इतना ही झंझट है, गवर्नमेंट बोल रहा है प्रॉपर्टी जिसके नाम पर वो टैक्स देगा, तो एक काम कर, कल सुबह जाकर गिफ्ट डीड बना दे और प्रॉपर्टी पूरा का पूरा अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दे। प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाएगा? तेरी वाइफ हो जाएगी। उसका रेंटल इनकम किसके ऊपर टैक्सेबल? तेरी वाइफ के ऊपर टैक्सेबल। दोनों एग्जम्पशन लिमिट से कम, दोनों बच गए। फिर सरकार क्या बोला? सरकार बोला अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गिफ्ट देने से पहले सुनो मेरा बात। अगर तुम अपनी वाइफ को, किसी रिलेटिव को या किसी और पर्सन को कोई चीज दे रहे हो जिससे इनकम जनरेट हो रहा है, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जिसके बदले में सामने वाला तुम्हें प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, मतलब तुम या तो गिफ्ट दे रहे हो या तो बहुत कम प्राइस पर दे रहे हो, इस टाइप का कोई काम कर रहे हो और उस एसेट से इनकम जनरेट होता है, तो तुम गिफ्ट तो कर लो, हम नहीं रोकेंगे। उसके बावजूद भी उस प्रॉपर्टी का जो इनकम होगा वो तुम्हारे नाम पर ही टैक्सेबल होगा। बात समझ में आया? यही तो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, यही तो है क्लबिंग ऑफ इनकम जो आज हमें पढ़ना है। मेरे हिसाब से सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हमारा टॉपिक क्या है, एग्रीगेशन एंड क्लबिंग। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से लोग टैक्स का चोरी करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा ये पूरे चैप्टर के अंदर, मैं क्लबिंग या फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम के अंदर। तो आओ मेरे साथ शुरू करते हैं। क्लबिंग
और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, ये मैं तुम्हें पूरा समझा दिया हूं। यहां पर वही सब लिखा हुआ है। लोग जानबूझकर प्रॉपर्टी को या जानबूझकर इनकम को घर वालों के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। घूम फिर कर वो सारा इनकम किसका है? मेरा है, मेरे ऊपर ही टैक्सेबल होना चाहिए। अगर मैं कोई इनकम अपने वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरी वाइफ कोई इनकम अर्न कर रही है अपने मेहनत से, तभी वो उसके नाम से होगा। अगर मैं जानबूझकर कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं टैक्स बचाने के लिए, तो वो मेरे ऊपर ही टैक्सेबल होगा एज पर क्लबिंग प्रोविजन, एज पर एग्रीगेशन ऑफ इनकम प्रोविजन। ठीक है, वही चीज लिखा है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन के अंदर। जो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें दिया, आने वाला 2-3 स्लाइड उसी के बारे में लिखा हुआ है। नॉर्मली अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम बिलोंगिंग टू हिम एंड नॉट इनकम बिलोंगिंग टू अदर्स। नॉर्मली हम हमारे इनकम पर टैक्स देते हैं, ना कि किसी और के इनकम पर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें किसी और के इनकम पर भी टैक्स देना पड़ जाता है, बिकॉज क्लबिंग प्रोविजन या एग्रीगेशन ऑफ इनकम का प्रोविजन हमारे ऊपर लग जाता है। However, under Income Tax Act 1961, there are certain provisions as per which income through legally belonging to one person is to be included in income of the other person. वाइफ का इनकम को पति के इनकम पर, हस्बैंड के इनकम के ऊपर ऐड करना पड़ेगा, या हस्बैंड के इनकम को वाइफ के ऊपर ऐड करना पड़ेगा, या बच्चों के इनकम को माता पिता के अकाउंट पर ऐड करना पड़ेगा, या किसी और तरीके से भाई का इनकम, बहन का इनकम, पापा का इनकम, मम्मी का इनकम, कोई भी पर्सन का इनकम को हमारे इनकम के ऊपर ऐड करना पड़ सकता है, अगर वो क्लबिंग या एग्रीगेशन के अंदर में आ गया तो। ठीक है, it is to be done only in certain specified cases when one person transfer his or her income even legally in the name of some other person by following one way or another. Such malpractices are many and are used by various person. इस प्रकार का जानबूझकर गलत काम बहुत लोग करते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको रोका जाना चाहिए। एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ लाइबल टू पे टैक्स एट प्रोग्रेसिव रेट अकॉर्डिंग टू वेरियस स्लैब्स। हमें स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जानबूझकर टैक्स से बचे रहने के लिए हम हमारे इनकम को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे वो कोई और प्रकार का इनकम क्यों ना हो। ठीक है, हम जानबूझकर किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि टैक्स देने से हम बच जाएं या हमें कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, मैं 30% वाले स्लैब पे हूं, मेरी वाइफ 5% स्लैब पे है, तो मैं जानबूझकर अपना कुछ इनकम को अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि हमें 5% टैक्स देना पड़ा, ना कि 30% देना पड़ा। ठीक है, तो ये है क्लबिंग प्रोविजन। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है वही चीज, इंडिविजुअल एचयूएफ या कोई और पर्सन जानबूझकर अपने इनकम को ट्रांसफर करता है ताकि वो टैक्स से बचा रहे। अब आओ डिटेल में पढ़ते हैं किस किस प्रकार से ये काम होता है, कौन कौन से केस पर क्लबिंग लगेगा, कौन कौन से केस पर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट, इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। इसमें फर्स्ट प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। बिना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए तुम ओनली इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि मेरा रेंटल इनकम, मैं जानबूझकर उसको बोला कि मेरी वाइफ के अकाउंट पर डाल दिया कर, और जब वो वाइफ के अकाउंट पर डाला तो वो इनकम मेरे ऊपर ही आकर टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? मैं। इनकम किसके ऊपर टैक्सेबल होना चाहिए? मेरे ऊपर। लेकिन वो मैं जानबूझकर वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया इनकम को, ताकि वो इनकम मेरे ऊपर टैक्सेबल ना हो, तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा और वो टैक्स हमें खुद को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ इनकम ट्रांसफर हो रहा है, तो किसके ऊपर टैक्स लगेगा? जो जो इनकम को ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आओ। In such case, the transaction of asset contains to certain continues to retain the ownership of asset, but transfer only the income. और जब इनकम ट्रांसफर होता है तो इस तरीके से होता है। एक एग्जांपल दिया, आओ एग्जांपल को पढ़ते हैं। मिस्टर लोकेश owns a house property from which he earns a rental income amounting to 20,000, जहां से उसके 20,000 का इनकम आ रहा है। नाउ सपोज he transfer such rental income to his wife। वो अपने वाइफ के नाम से 20,000 रुपए रेंटल इनकम लेने लग गया।
आइदर बाय डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पे द रेंट डायरेक्टली टू हर और बाय अदरवाइज, किसी भी तरीके से वो अपने वाइफ के अकाउंट पर ये पैसा लेने लग गया। इन दिस केस ऑल्दो रेंट विल बी रिसीव्ड बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ पैसा रिसीव तो कर सकती है, लेकिन इस पर जो टैक्स होगा वो मिस्टर लोकेश को ही पे करना पड़ेगा। येट इट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ लोकेश, ट्रांसफर ऑफ इनकम। क्लियर है बात? ठीक है, चलें आगे। यस सर। सेकेंड, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अच्छा, यहां पर एक और महापुरुष आया था, क्या बोला पता है? हम एसेट को ट्रांसफर करना है तो बात ओनरशिप का ही है, तो हम यूं बदल देंगे, यूं ओनरशिप हम यूं बदल देंगे। कैसे बदल दोगे भाई ओनरशिप? बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया मैं अपनी वाइफ के नाम पर। चलो वाइफ तो चलो घर की हो गई, मैं किसी XYZ पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर। अब बोलो, वो तो मेरा कुछ लगता भी नहीं है, मेरा दोस्त है। इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ी पता है दोस्त है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, दोस्त है वो मेरा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को तो पता नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता नहीं है कि वो दोस्त है। वो तो एक नॉर्मल पर्सन है। मैं तो बोलूंगा कि मैं उसको बेच दिया हूं, वो प्रॉपर्टी अब मेरा है ही नहीं। अब क्या होगा? अगर अच्छा बेच दिए हो, प्रॉपरली अगर बेचे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है, मतलब तुम लिख कर दिए हो कि 5 साल तक ये प्रॉपर्टी तेरा, उसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न मेरा हो जाएगा। तुम सोचो ना, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने दोस्त के नाम कर दोगे? तुम नहीं करोगे। इनकम टैक्स ऑफिसर ये बात जानता है कि तुम ऐसे ही नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अगर तुझमें प्रोविजन हो लिखने का कि 5 साल तक तेरा, उसके बाद रिटर्न मेरा, तो तुम कर दोगे, है ना? क्योंकि तुम्हें पता है 5 साल तो यूं ही खत्म हो जाएगा, देखते 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 5 साल निकल जाएगा। देखो कोविड को हो भी गया 6-7 साल, 5-7 साल हो गया ना कोविड को, देखते देखते निकल गया। तो तुम्हें पता है 5-7 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो तुम कर दोगे, क्योंकि वो एक रिवोकेबल ट्रांसफर है। 5 साल बाद वो ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी तुम्हें तुम्हारा रिटर्न मिल जाएगा। तो तुम टैक्स बचाने के लिए ये काम कर सकते हो, लेकिन तुम टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी को परमानेंटली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है? तो अगर तुम्हारा रिवोकेबल ट्रांसफर है तो उस केस में भी रिवोकेबल ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और टैक्स लगा देंगे। हेलो, ये हाँ, 3,000 କେନ୍ ଚେମ୍ବର ରହୁଥିଲ ତମେ? କେବେ ରହୁଥିଲ? हाँ तो कोई वो नोटिस ଦେଇଥିଲ क्या 1 मंथ नोटिस ତମେ? କିଏ କହି ନାହିଁ କହିଥିବେ ତମକୁ? तो नीतीश दा ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ क्या ତମକୁ? ଛାଡବାର ଲାଗି କହିଥିଲେ क्या नीतीश दा? ଫେର କେନ୍ତା ଛାଡଲ? ହଁ ତ ତମର ମନେ ତମେ ଯେତେବେଲେ ଆସିବ, ତମର ମନେ ତମେ ଯେତେବେଲେ ଯିବ। हाँ, तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में भी, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है तो उस केस में भी माना नहीं जाएगा, ऐसा क्लियरली लिख दिया गया है। हाँ, इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो हम चेक करेंगे, लेकिन अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा और क्लबिंग लग जाएगा, और जिसका एसेट पहले था उसी के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ, 2 एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं फटाफट। मिस्टर राजेश ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर नरेश with the condition that the transfer will be revoked after 3 years. 3 ईयर के बाद वो रिवोक कर दिया जाएगा। In this case, the annual rental income from the transferred house property shall be included in the total income of Mr. Rajesh and shall not be treated as income of Naresh. 3 साल के बाद, क्योंकि रिवोकेबल है, अगर रिवोकेबल है तो जिसका पहले था उसी के ऊपर लगेगा, ना कि नए ओनर के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, Mr. X transfer house property to Mr. Y which shall not be revoked during the lifetime of Mr. Y. Not be revoked. अच्छा, रिवोकेशन में याद रखना, अगर पूरे लाइफ के लिए दिया गया है, ईयर मेंशन नहीं है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, पूरे लाइफ के लिए अगर है, अगर पूरे लाइफ के लिए है तब तो ये नहीं, मतलब इसको हम क्लबिंग में नहीं लेंगे। तब ये किसके ऊपर टैक्सेबल होगा? जिसको दिया गया है मिस्टर वाई, उसी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर लाइफ टाइम के लिए दिया जाए,
जब तक वाई जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी उसका रहेगा। तो उस केस में हम मान लेंगे कि ये सच में ट्रांसफर किया गया है, ये टैक्स चोरी के लिए नहीं किया गया है, और उस केस में हम अलाउ कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। लेकिन अगर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इस टाइप का कोई प्रोविजन है तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। जो ट्रांसफर कर रहा है उसी के नाम पर टैक्सेबल होगा, ना कि दूसरे के। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। कोई सैलरी है, कमीशन है, फी और एनी अदर रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तुम अपने वाइफ को सैलरी दे रहे हो जानबूझ के, अगर वो मेहनत कर रही है, अगर वो स्किल है उसका, उस पर कोई टैलेंट है, मान लो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो डॉक्टर है, तुम्हारा हॉस्पिटल है और तुम्हारी वाइफ डॉक्टर है, और वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल में काम करती है, तो उसको सैलरी मिलना जायज है और वो अलाउड है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी वाइफ हाउसवाइफ है, कोई पर्सनल टैलेंट, कोई स्किल्स, इसके बेसिस पर इनकम जनरेट नहीं हो रहा, तुम जानबूझकर उसको सैलरी दे रहे हो, उसको और कोई प्रकार का कमीशन ये वो पे कर रहे हो ताकि टैक्स बच जाए और उसके अकाउंट में वो टैक्स फ्री हो जाए, तो उस केस में क्लबिंग लग जाए। ठीक है, जिस कंसर्न में तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या तो तुम मालिक हो या तो तुम 20% से ज्यादा के मालिक हो उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर बिजनेस में, तो उस केस में अगर तुम अपनी वाइफ को कोई कमीशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, फी दे रहे हो या कोई रेमुनरेशन दे रहे हो, तो चेक करना पड़ेगा कि वो उसकी मेहनत की कमाई है या नहीं है, उस पर कोई स्किल्स है, उसका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो पैसा वो अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से कमा रही है, या फिर बस उसको ऐसे ही मिल रहा है। तो अगर वो ऐसे ही मिल रहा है तब तो वो उसका इनकम तुम्हारे ऊपर ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो अपने मेहनत से कमा रही है, कोई स्किल्स है उसके, उस पर कमा रही है, तो फिर वो उसी के नाम पर टैक्सेबल होगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये पति पत्नी दोनों, स्पाउस मतलब पति पत्नी दोनों के लिए होता है। मान लो पत्नी का कोई बिजनेस है, पति काम कर रहा है, या पति का कोई बिजनेस है, पत्नी काम कर रही है, तो दोनों केस में एप्लीकेबल होता है। ये सारे प्रोविजन दोनों केस में एप्लीकेबल। ठीक है, आ जाओ आगे। एक्सेप्शन कब होता है? एक्सेप्शन तभी होता है जब वो अपने क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से कमा रही है, अपने नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपने मेहनत से कमा रही है। मतलब या तो वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पर वो पैसा कमाई हो रहा है, तो उस केस में तो वो एग्जेम्प्ट मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट। इफ बोथ स्पाउस हो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, अगर दोनों उस कंपनी के 50-50% मालिक हैं तब, तो फिर जिसका इनकम ज्यादा उस पर टैक्सेबल होगा। हस्बैंड का इनकम ज्यादा है तो हस्बैंड पूरा टैक्स देगा, वाइफ का इनकम ज्यादा है तो वाइफ पूरा टैक्स देगी। ठीक है, तो ये होता है एक स्पेशल प्रोविजन है। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो फिर जिसका इनकम ज्यादा होगा वो टैक्स देगा, जिसका कम होगा वो नहीं देगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्पाउस। स्पाउस कौन होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है। क्लियर है? और लीगली बाइंडिंग लॉ में जो आजकल का ये जो शादी होता है इस पर नहीं होगा। लीगली बाइंडिंग, ये तुम बोल दिए अपनी गर्लफ्रेंड से जाके आज से तुम मेरी बीवी है, और तुम उसके साथ ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल कर रहे हो, उसको इनकम दे रहे हो, सैलरी इनकम पे कर रहे हो, टैक्सेबल होगा। ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगली बाइंडिंग वेडिंग को मानता है। लीगली बाइंडिंग मतलब आइदर तुम कोर्ट में शादी की हो या तुम्हारा प्रूफ है शादी का। ये शादी में 500 लोगों को खाना क्यों खिलाया जाता है, कि क्यों बुलाया जाता है? ये पब्लिक को बताया जाता है कि हम शादी कर रहे हैं। ये एक पब्लिक एविडेंस है, वो सब विटनेस है, वो सारे विटनेस हैं। जितने लोग खाना खाने आए हैं शादी में, तुम स्टेज में चढ़े हो सज धज के, ये जो जो लोग आए हैं खाने के लिए, ये सब विटनेस है तुम्हारे। ठीक है, ये एक लीगली बाइंडिंग वेडिंग है। जो पब्लिक वेडिंग्स होता है ये एक लीगली बाइंडिंग वेडिंग होता है। तो उस प्रकार के वेडिंग्स को ही माना जाता है, और ये आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं इनको माना नहीं जाता है। एक्चुअल में जो वेडिंग है उन्हीं को माना जाता है। ठीक है, आ जाओ। हस्बैंड वाइफ तभी बनते हैं। उसके बाद अगर तुम अपनी वाइफ को, अपने पति को, अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो कोई एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैं बोला था कि बात अगर ओनरशिप का है तो बिल्डिंग ही अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दो ना, तो ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला बांस तो नहीं रहेगा, फिर भी बांसुरी तो बजेगा, हम बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? अगर तुम अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर एसेट ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो तुम करना चाहते हो करो, हम मना नहीं करते, लेकिन उस एसेट से जो भी इनकम आएगा वो तुम्हारे ऊपर ही टैक्सेबल। बात समझ में आ गया?
तो स्पाउस को अगर कोई एसेट दे रहे हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो तुम्हारे ऊपर ही टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, आओ पढ़ते हैं, एक एग्जांपल समझ में आएगा। मिस्टर शिव ट्रांसफर डिवेंचर्स ऑफ सीएट लिमिटेड वर्थ 550,000 टू हिज वाइफ प्रिया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो अपनी वाइफ को दे दिया 50,000 विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। नाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर एक्यूरिंग टू प्रिया शैल बी टैक्सेबल और इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिव ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर। क्लियर है बात? ठीक है, किसके नाम पर टैक्सेबल होगा? मिस्टर शिव के नाम पर वो टैक्सेबल हो जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना ये पर्टिकुलर प्रोविजंस की। हस्बैंड वाइफ में ट्रांसफर टैक्सेबल तो होगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ अगर डाइवोर्स हो गया है, अब डाइवोर्स होने के बाद नहीं होगा, क्योंकि अब वो अलग अलग, अब अलग अलग हो गए तो जिसका इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा। या दोनों एक एग्रीमेंट कर लिए तो लीव अपार्ट, दोनों अलग अलग रहने का एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, दोनों अलग अलग रहेंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया है तो उस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन और एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लबिंग तभी एप्लीकेबल होगा जब हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशनशिप में हैं। द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ शुड बी सब्सिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी होना चाहिए रिलेशनशिप, और जब इनकम आ रहा है तब भी होना चाहिए। मान लो मैं अपनी वाइफ को 2025 में एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं और इनकम 2028 में आ रहा है, और बीच में मान लो कुछ प्रॉब्लम की वजह से डाइवोर्स हो जाता है 2027 में, तो फिर ये क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं हो। क्लबिंग को एप्लीकेबल करने के लिए रिलेशनशिप यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। अगर दोनों जगह रिलेशनशिप है तो क्लबिंग एप्लीकेबल होगा, अगर दोनों जगह रिलेशनशिप नहीं है तो क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो 2025 में मेरी ये गर्लफ्रेंड थी और मैं गर्लफ्रेंड को घर गिफ्ट कर दिया था, 2027 में शादी हुआ, 2028 में इनकम आ रहा है, अब बताओ क्या ये क्लबिंग एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि शादी कब हुआ? 2027 में हुआ, इनकम 2028 में आ रहा है। एसेट कब ट्रांसफर हुआ था? 2025 में। जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुआ, क्या उस दिन हम हस्बैंड वाइफ थे? नहीं थे, तो उस दिन ये यहां पर क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये एसेट उसी का माना जाएगा और उसी को टैक्स देना पड़ेगा, ना कि मेरे को। क्लियर है बात? तो जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुआ और जिस दिन इनकम आया, दोनों दिन रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप। ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप चलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए, इक्वल और नियरली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एसेट, जितना होना चाहिए वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। According to Supreme Court decision, natural love and affection cannot be constitute adequate consideration. तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं प्यार से, बदले में क्या मिला? प्यार मिला सर बदले में, तो बदले में अगर प्यार मिल रहा है तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। बात गंभीर है, सोचने वाली है। हस्बैंड वाइफ को एसेट गिफ्ट करता है या हस्बैंड किसी को एसेट गिफ्ट करता है और बोलता है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में गिफ्ट किया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोला ये सब यहां नहीं चलेगा भाई, ये सब कहीं और। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्चुअल एडिक्वेट कंसिडरेशन, द रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर वाले दिन रिलेशनशिप होना चाहिए। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रांसफर कर रहे हो और बोल रहे हो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो सब नहीं चलेगा, रिलेशनशिप होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आ जाओ आगे। अगर वाइफ अपने पैसे से खरीदी है तो, वाइफ अपने सेविंग से खरीदी है, शादी से पहले अपने सेविंग से खरीदी थी, तो उसका इनकम उसी के ऊपर टैक्सेबल होगा, ना कि हमारे ऊपर। ठीक है, एसेट ट्रांसफर्ड मींस व्हेन द इंडिविजुअल परचेज प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। अच्छा, एसेट ट्रांसफर छोड़ो, मान लो शादी हो चुका है, उसके 3 साल के बाद मैं अपने वाइफ के नाम से एक घर खरीदता हूं, वाइफ का कोई इनकम नहीं है, जानबूझकर मैं घर किसके नाम से खरीदा? अपनी वाइफ के नाम से खरीदा, ताकि उस घर से जब रेंटल इनकम आए तो वाइफ के नाम पर ही टैक्सेबल हो, क्योंकि ओनरशिप कौन है? वाइफ का हो। यहां तो गिफ्ट वाला केस भी नहीं हुआ, एसेट ट्रांसफर का केस भी नहीं हुआ, ना इनकम ट्रांसफर का केस हुआ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही वाइफ के नाम से खरीदा गया। तो ये एक और महापुरुष आया था ये प्रोविजन लेकर, एक काम करो, शादी से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदो ही मत,
जहां से रेंटल इनकम आए। शादी होते ही अगले दिन प्रॉपर्टी खरीदना चालू कर दो, वाइफ के नाम से खरीद लो, इसके नाम से, उसके नाम से, और वहां पर उन्हीं लोग के नाम से टैक्सेबल होगा, ना कि तुम्हारे नाम से। तो क्या बोला गवर्नमेंट? रुक 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 रुक, इतना उत्तेजित मत हो, रुक, मैं बताता हूं क्या करना है। अगर तुम अपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और वो प्रॉपर्टी का पैसा तुम दे रहे हो, अगर वाइफ का कोई इनकम नहीं है, इनकम तुम्हारा है, तुम अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो लेकिन वाइफ के नाम से खरीद रहे हो, तब भी उस प्रॉपर्टी का जो इनकम होगा वो तुम्हारे नाम से टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? वही चीज लिखा हुआ है। अगर तुम डायरेक्टली पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तब भी प्रॉपर्टी का इनकम तुम्हारे ऊपर ही टैक्सेबल होगा। If the asset was purchased from the income of the transferred asset, any income to the spouse or from such asset shall be included in the total income of the transferor. Clear है? Next, एक क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर एक छोटा सा प्रोविजन भी है, उसका कोई काम नहीं है, नीचे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोला है? इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर डी और मिसेस डी का इनकम बताया है। मिस्टर डी को सैलरी मिलता है हिमालय लिमिटेड से 2,15,000 रुपए। कैपिटल गेन हुआ शॉर्ट टर्म का 90,000 रुपए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बैंक इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, दोनों का है। इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। मिस्टर डी का टोटल इनकम 3,20,600, मिसेस डी का टोटल इनकम 9,000 रुपए। अब इसके बाद तुम्हें एक प्रोविजन बताया गया है, एक चीज बताया गया है, मिस्टर डी हैविंग नो क्वालिफिकेशन, डी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बेरोजगार है, ना कोई एक्सपीरियंस है। उसको एम्प्लॉय बनाया गया किसका? जानबूझकर हिमालय लिमिटेड का। और 3,15,000 रुपए, ये सॉरी 2,15,000 उसको सैलरी दिया गया जबरदस्ती, जहां पर उसकी वाइफ 20% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए 20% होता है लिमिट, तो 22% है, मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। वहां से जानबूझकर उसको सैलरी दिया गया है 2,15,000 रुपए। तो ये जो 2,15,000 रुपए है, ये मिसेस डी के नाम से टैक्सेबल होगा, ना कि मिस्टर डी। तो मैं डी का और मिसेस डी का निकालूं, तो पहला 2,15,000 इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा। अच्छा, यही कर लेते हैं ना, इसी पेज में कर लेते हैं, ठीक है, इसी पेज में कर लेते हैं। आओ, सिर्फ हिमालय लिमिटेड में प्रॉब्लम है, बाकी में तो प्रॉब्लम है नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नो प्रॉब्लम, 12,000, 3,600 नो प्रॉब्लम, ये इसमें नो प्रॉब्लम, इसमें नो प्रॉब्लम। सैलरी का प्रॉब्लम है, वो भी हिमालय लिमिटेड से मिल रहा है, जहां पर उसकी वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सैलरी पति को जानबूझकर दिलवा रही है 2,15,000 रुपए, और पति का ना कोई स्किल क्वालिफिकेशन है, तो इस केस में ये 2,15 किसके नाम पर आ जाएगा? के नाम पर। और इसका इनकम क्या हो जाएगा? ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहां से कट जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ हाँ। तो हिमालय लिमिटेड का पैसा खाली उधर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, आओ सॉल्यूशन को देखते हैं। या सॉरी, सॉल्यूशन तो यहाँ पर नहीं है, तो हम आज काम करते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। ठीक है, टोटल निकल जाएगा, टोटल कर लेना, टोटल कर लेना। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आने वाले क्लास में हम इसके आगे के प्रोविजंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें एक क्लास और लगेगा जहां पर हम क्लबिंग के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। क्लबिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, या एग्रीगेशन ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके बाद वाले टॉपिक शट अप एंड कैरी फॉरवर्ड में आगे चलेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।